हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था डेटा कलेक्शन और फिर बीच में ही रोक दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि कहते हैं कि डेटा कलेक्शन के बारे में। ये डेटा कलेक्शन होता क्या है, क्या रहेगा, थोड़ा सा हमने डिफाइन भी किया था। अब हम समझते हैं कि डेटा कलेक्शन क्या होता है। ओके, तो देखिए, डेटा कलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि डेटा कहीं से पड़ा हुआ होगा, उसको एक जगह पे कर लेगा। तो डेटा कलेक्शन का मतलब होता है कि गैदरिंग ऑफ डेटा। क्या डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, कि अगर हमें किसी भी डेटा को कलेक्ट कर प्रोसेस करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट करना पड़ेगा या गैदर करना पड़ेगा डेटा। तो डेटा का मतलब क्या होता है? तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी डेटा हमारे पास में पहले से ही अवेलेबल हो। जब पहले से ही अवेलेबल होगा, या तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, तो हमारे पास में जो डेफिनेशन हो जाएगी डेटा का, डेटा कलेक्शन का मतलब, डेटा कलेक्शन मीन्स, इट मीन्स, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने बता दिया। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा। आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा एंड, दूसरा भी हो सकता है, या तो ये होगा ऑलरेडी अवेलेबल। दूसरा भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, और कलेक्टिंग डेटा को, इट मीन्स, हमने पहला पॉइंट क्या बता दिया? सबसे पहला पॉइंट हमने बता दिया कि आइडेंटिफाई और करके और कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एप्रोप्रिएट सोर्सेस। क्या मैंने बताया कि दो जगह से क्या कहते हैं कि डेटा को करें। एक तो पहला चीज आइडेंटिफाई करो जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, और दूसरा क्या करते हैं, कलेक्ट करो, क्या कहते हैं कि जो एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट सोर्सेज होंगे वहां से करें। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि सपोज देयर आर थ्री डिफरेंट सिनेरियोज, तीन सिनेरियो है, और कहाँ पे, वेयर सेल्स डेटा इन ग्रोसरी स्टोर। पहला, सेल्स डेटा आर अवेलेबल विद शॉपकीपर इन डायरी और रजिस्टर। देखो क्या होता है, जो शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा, वो अपने पास में डेटा रखेगा। हाँ, शॉपकीपर क्या करेगा, उसने कितना बेचा कितना नहीं, उसने अपनी डायरी रख रखी है, उसमें वो नोट कर लेता होगा। अपनी उसमें क्या कहते हैं कि डायरी रख रखी है, उसमें वो नोट कर लेता होगा। इन दिस केस वी शुड एंटर द डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल इन अ स्प्रेडशीट। अब ठीक है, डाटा आर ऑलरेडी अवेलेबल इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वी से इन CSV। तो क्या कहते हैं कि, तो CSV क्या होता है, ये भी अलग से हम बात करेंगे, CSV क्या होता है, CSV फाइल। तो कह रहे हैं कि ये जो डेटा है, हाँ, सेल्स डेटा जो है वो अवेलेबल है, सेल्स डेटा आर अवेलेबल विद शॉपकीपर इन अ डायरी और रजिस्टर। इन दिस केस वी शुड एंटर द डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिजिटल फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है डिजिटल फॉर्मेट में, हाँ, वो क्या कहते हैं कि उनको उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ जो रजिस्टर में है उसको इसमें लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर में डालना है। द शॉपकीपर है so far not regarded any data in either form but want to software developed for maintaining sales data and accounts। तो देखो, अभी तक उसने किसी भी फॉर्म में जो कि कहते हैं कि केवल और केवल अपने कॉपी में ही लिखा, केवल और केवल अपने कॉपी में ही लिख रखा है। तो अब वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना। क्या चाहता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहता है कि अब वो अपने सेल्स डेटा और अकाउंट को मैनेज करना चाहता है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, सॉफ्टवेयर को यूज करने के क्या क्या यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया, हाँ, विच कैन बी यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम CSV फाइल। यानी कि जो CSV फाइल से कहते हैं कि डेटा को स्टोर कर सकता होगा और या उसको रिट्रीव कर सकता होगा। तो पेपर में पूछा जाएगा क्या, राइट द फुल, क्या कहते हैं, व्हाट इज CSV फाइल। क्या पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज
CSV फाइल। तो आपको आंसर में लिखना है सिंपल, इट इज कॉमा सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड retrieve stored, it is used to store and retrieve the data। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया। तो अब ये आपसे पूछा जा सकता है सीएसवी फाइल के बारे में। ओके, इसको भी लिख लेना और इसको भी याद कर लेना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ गया, डेटा कलेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे एक बताया कि उनको जब क्या कहते हैं कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए था, वो चाहे माई एसक्यूएल से बना लें। तो ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो डेटा कलेक्शन के लिए क्या होता है, डेटा कलेक्शन के लिए यहाँ से एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, यहाँ से एक बार फिर से समझिए कि क्या है। तो देखो, कह रहे हैं कि तीन सोर्सेस हैं डेटा के। देखो, सपोज देयर आर थ्री डिफरेंट सिनेरियोज वेयर सेल्स डेटा इन ग्रोसरी स्टोर आर अवेलेबल। तो तीन है। सेल डेटा क्या हो सकता है, डायरी में भी हो सकता है, या सीएसवी फाइल में हो सकता है। किसमें हो सकता है, सीएसवी फाइल, ये देखो सीएसवी फाइल में भी हो सकता है। और डेटा कहाँ पे हो सकता है, सीएसवी फाइल में हो सकता है, या डिजिटल फॉर्मेट में हो सकता है, स्प्रेडशीट, डिजिटल फॉर्मेट या स्प्रेडशीट में हो सकता है। इन किसी में भी हो सकता है, इन तीनों में से किसी में भी हो सकता है। तो वो जो, अगर कोई भी क्या कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनवाएगा, तो उसको क्या कहते हैं कि इन सब चीजों को यूज करना पड़ेगा। ओके, डेटा आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग जनरेटेड एट डिफरेंट सोर्सेस। अलग अलग जगह पे डेटा क्या होता रहता है, जनरेट होता रहता है। अलग अलग डेटा पे अलग अलग जगह पे क्या होता है कि डेटा क्या होता है, जनरेट होता रहता है। ओके, अब आगे, Our interactions with digital medium are continuously generating huge volume of data। देखो, हम डेली हम खुद ही बहुत ज्यादा डेटा जनरेट करते हैं। हॉस्पिटल्स आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट पेशेंट्स फॉर इम्प्रूविंग दियर सर्विसेज। शॉपिंग मॉल्स आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट कौन सी चीजें लोग खरीदना चाहते हैं, कौन सी चीजें नहीं खरीदना चाहते, ये सब लोग डेटा खरीदना चाहते हैं। ऑन एनालाइजिंग सच डेटा, सपोज इट appears that bread seeds and groceries are frequently bought together। ब्रेड सीड्स क्या कहते हैं कि, और क्या कहते हैं कि ग्रोसरीज, इन सब चीजों को लोग खरीद रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि सब लोग डेटा के ही पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और बताया हुआ है। हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो भी क्या होता है, डेटा चाहिए। कैसे, मतलब कि पोस्ट एंड मैसेज की कैसे इलेक्शन में ओपिनियन बनाने के लिए भी काफी हो जाता है ऐसे डेटा। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ आर कलेक्टिंग डेटा रिलेटेड टू वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर। अलग अलग कंट्रीज से ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या कहते हैं कि डेटा को कलेक्ट करती है कि कैसे वहां पे गरीबी है या अमीर है, या कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें क्या कहते हैं, मतलब डेटा पे ही है। हमें इतना यहाँ पे इतने में कुछ खास नहीं है, हमें बस इतना समझ में आया कि डेटा के क्या क्या कलेक्शन के पार्ट हैं। अब क्या कहते हैं कि, अब अगला, जब हमने बता दिया कि डेटा कलेक्शन में इतना ही था, एग्जांपल बता दो कि कहाँ कहाँ पे करते हैं, सीएसवी फाइल, स्प्रेडशीट। हाँ, ये सब बता दो, सीएसवी फाइल, स्प्रेडशीट, ऐसे बता दो। और एक तो लोग क्या कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, डायरी या रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। अब आगे हम समझते हैं डेटा स्टोरेज। व्हाट इज डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। अब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। हाँ, डेटा को कलेक्ट करेंगे, वंस वी गेदर डेटा प्रोसेस एंड प्रोसेस देम। हम क्या करते हैं कि डेटा को गेदर करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि रिजल्ट पाते हैं। लेकिन क्या हम डेटा को क्या कहते हैं कि, हाँ, वी मे नॉट देन सिंपली डिस्कार्ड देम, रादर वी वुड लाइक टू स्टोर देम
फॉर फ्यूचर एज वेल। तो हम डेटा को क्या कर देते हैं, फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो डेटा स्टोरेज क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा सो दैट, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, on storage devices so that we can retrieve later. Huh? So that data can be retrieved later. So that data can be retrieved later. ओके, तो ये प्रोसेस होता है ताकि हम इसको बाद में आसानी से क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। Nowadays, large volume of data are being generated at very high rate। देखो क्या होता है, डेली ही बहुत ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट डेटा स्टोरेज क्या हो चुका है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। हाँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेटा बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो चुका है, डेटा स्टोरेज। However, decrease in the cost of digital storage device has helped in the, देखो क्या होता है, there are numerous digital storage devices, there are numerous storage devices। कौन कौन सी है, जैसे हार्ड डिस्क, एच डी डी। अब इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, और क्या कहते हैं, इन सब के फुल फॉर्म याद किए, एस एस डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिस्क होगा नहीं, हाँ ड्राइव। फिर तीसरा सीडी डीवीडी, टेप ड्राइव, सीडी डीवीडी, टेप ड्राइव, ये सब किस लिए यूज करते हैं, डेटा स्टोरेज के डिवाइसेस। ये सब क्या है, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। पेन ड्राइव मेन का, हाँ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऐसे बहुत सारे हो गए, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब आगे देखते हैं। वी स्टोर डेटा लाइक इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज, वीडियोज एज फाइल्स ऑन आवर कंप्यूटर्स। लाइक, तो हम क्या करते हैं कि ऑडियो वीडियो इन सबको स्टोर करते हैं, स्कूल हॉस्पिटल डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटा फाइल्स, वी यूज कंप्यूटर्स टू ऐड। हम क्या करते हैं कि डेटा को मॉडिफाई करने के लिए कंप्यूटर कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कि जितने भी ये समस्या होती है उनसे निजात पाने के लिए डीबीएमएस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाउएवर फाइल प्रोसेसिंग हैज सर्टेन लिमिटेशन व्हिच कैन बी रिमूव्ड थ्रू डीबीएमएस। तो क्या कहते हैं कि द लिमिटेशन ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कैन बी रिमूव्ड, क्या कहते हैं, हाउ कैन यू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की लिमिटेशन को किससे हटाया गया, तो आंसर लिख देंगे बाई यूजिंग डीबीएमएस, बाई यूजिंग डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है, याद किए रहना, ये भी पूछा जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो इतनी बातें हमें जब समझ में आ गई तो अब हम आगे चल लेंगे। तो ये भी खत्म हो गया, डेटा स्टोरेज ज्यादा कुछ इसमें है नहीं अब, लेकिन अब जो आया वो मेन,
ठीक है। अब जो है वो मेरी, उसका नाम क्या है, डेटा प्रोसेसिंग। क्या, अब आ गया डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग, ये समझना। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, क्या है? तो सबसे पहले देखो, रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है तो डेटा प्रोसेसिंग किया जाता है। हाँ, तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा? ठीक। वी आर इंटरेस्टेड इन द अंडरस्टैंडिंग डेटा एज दे होल्ड वैल्यूएबल फैक्ट्स। अच्छा, हम डेटा को समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ वैल्यूएबल फैक्ट हो, कुछ इंफॉर्मेशन हो, जिसको हम क्या कहते हैं कि यूज करेंगे किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। हम डेटा के पीछे इतना क्यों पड़ेंगे? हम डेटा के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? क्योंकि डेटा में क्या है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो जिसको हम यूज कर सकते हैं। डेटा में क्या है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जिसका हम किस में यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं, क्या नाम है, कि डिसीजन बनाने में, जिसका हम यूज कर सकते हैं डिसीजन बनाने के लिए। However, by looking at vast and large amount of data, one cannot arrive the conclusion. Rather, data need to be processed to get result. यानी कि क्या कहते हैं कि, हाँ, it is a method of, it is the method of finding information from the data. अगर आपको डेटा से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या यूज कर लो, डेटा प्रोसेसिंग मेथड। तो यहाँ पे ये डायग्राम जरूर बना देना, इस वाले में ये डायग्राम जरूर बना देना, ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या था, डेटा था, और यहाँ पे लिख देना इंफॉर्मेशन, और इधर एरो बना देना, और इसमें लिख देना डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि जो डेटा होगा उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, नंबर होंगे, टेक्स्ट होंगे, इमेजेस। नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट होंगे, इमेजेस होंगे, और इसमें क्या क्या होंगे, इसको मैं थोड़ा सा सही से बनाऊं, देखो, इसको हम ऐसे नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे लिख दो डेटा। अब डेटा में क्या क्या है, नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, या इमेजेस भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे क्या बता देंगे, इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होंगी, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इसमें हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड इन इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड चार्ट। टेबल या चार्ट के फॉर्म में होगी। तो देखो ये वाला डायग्राम, और यहाँ पे डेटा एरो जरूर बना देता हूँ, डेटा प्रोसेसिंग लिखते हैं। इतनी बातें हमारे समझ में आ चुकी हैं। अब मेन बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि जो ये रॉ डाटा है, रॉ डाटा, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन में। तो ये वाला डायग्राम ऊपर बना देना, जब डेटा प्रोसेसिंग की बात आएगी तो ये बना। ओके, वही वाला डायग्राम मैंने वहां बनाया था, आप देख लो एक बार कि क्या डायग्राम बनाना था। डेटा प्रोसेसिंग कितना तो हो गया। अब आगे समझते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। अब आगे आपको ये भी दिया जाएगा, तो डिस्क्राइब द डेटा प्रोसेस साइकिल। उसी में जब से पहले हमने ये बना दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा प्रोसेस साइकिल बनाना पड़ेगा। आगे लिखा होगा डिस्क्राइब, अब डेटा प्रोसेस साइकिल की हेडिंग बनाना, डेटा प्रोसेस साइकिल। तो देखो डेटा प्रोसेस साइकिल में क्या होगा, डेटा प्रोसेस साइकिल में ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम। डेटा प्रोसेस साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले डेटा होगा। डेटा प्रोसेस साइकिल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनपुट।
क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनपुट। और आप इस इनपुट को क्या करोगे, प्रोसेस। और फिर क्या बनेगा, आउटपुट। इनपुट में क्या क्या हो सकता है वो लिख दो। इनपुट में क्या क्या चलेगा, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन और डेटा एंट्री। इनपुट में कौन कौन से मेथड होंगे, सबसे पहले इनपुट में क्या क्या यूज होता है, डेटा कलेक्शन। इसमें क्या क्या आएगा, डेटा कलेक्शन। इनपुट वाले भाग में क्या होगा, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा प्रिपेयर करोगे, फिर क्या करोगे, डेटा को हम एंट्री कर दोगे। कलेक्ट, सबसे पहले कलेक्ट किया, उसको प्रिपेयर किया, प्रिपेयर, एक मिनट इसको कर, डेटा एंट्री। तीसरा, दूसरे प्रोसेस, प्रोसेस में क्या करेंगे, स्टोर करते हैं, स्टोर, रिट्रीव, स्टोर, रिट्रीव। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, क्लासीफाई और अपडेट करते हैं प्रोसेस में से। क्लासीफाई करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, अपडेट। अब ऐसे आउटपुट में देखो क्या क्या होगा, रिपोर्ट, आउटपुट में जो बनेंगे, रिपोर्ट बनेगा या तो रिजल्ट बनेगा, रिपोर्ट, रिजल्ट या प्रोसेसिंग। ये किसका डायग्राम है, डेटा प्रोसेस साइकिल। क्या होता है, डेटा प्रोसेस साइकिल को इसको डिस्क्राइब कर दो, ऐसे एरो बना दो, ठीक है, एरो भी बना दो। ये है डेटा, यहाँ पे प्रोसेस है, डेटा प्रोसेस साइकिल का डायग्राम। तो डेटा प्रोसेस साइकिल क्या होता है, हम बता देंगे, इट इज अ साइकिल इन विच, हाँ, कैसे डेटा इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो, हाँ, जिसमें इनपुट से आउटपुट में कैसे डेटा कन्वर्ट हुआ, ये बात बताएं। वी फाइंड ऑटोमेटेड डेटा प्री प्रोसेसिंग, हाँ, प्रोसेसिंग इन सिचुएशंस लाइक, देखो जब हम, क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं या रजिस्ट्रेशन कंप्लेन करते हैं या टिकट बुक करते हैं, तो अपने आप ही क्या होता है, डेटा का प्रोसेसिंग होता रहता है, अपने आप ही डेटा का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता रहता है। जैसे एक एग्जांपल, अब देखो एग्जांपल ये बताया गया है, ये क्या लिखा हुआ, डेटाबेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। देखो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, इसमें क्या, ये किससे रिलेटेड है, वेबसाइट हैंडलिंग ऑनलाइन स्टूडेंट डिटेल्स। ये क्या हो रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट डिटेल ले रहा है। ये देखो ये इनपुट है, ये प्रोसेस है और ये आउटपुट है, हाँ। और ये जो ऊपर जो ये बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये देखो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। क्या मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से ध्यान रखना, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर हेडिंग डाली हुई है, ये क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और ये जो ये पूरा बॉक्स जो है वो क्या है, इनपुट है। ये पूरा बॉक्स क्या है, प्रोसेस है। ये पूरा बॉक्स क्या है, आउटपुट है। अभी देखो इसमें क्या क्या बताया गया है, तो सबसे पहला, अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि इसमें आपको क्या चाहिए, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, समझो। सबसे पहला, सबसे पहले में कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि आप देखो, फिलिंग स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट के डिटेल्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट का क्या होगा, नाम होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, उसका क्वालिफिकेशन, उसका मार्क्स, उसके मोबाइल, ये सारी बातें होंगी, ठीक है। और इसके बाद में क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ फील्ड इन डिटेल्स। अब क्या होता है कि जो हमने डिटेल पाया, उसको क्या होगा, वो प्रोसेस करेगा, उसके करेक्टनेस को चेक करेगा, कितना वो करेक्ट है कितना नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि हाँ, कि वो एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी बातें। अगर वो एलिजिबल होगा एग्जाम के लिए, उसकी फोटो सही है या नहीं है,
अगर ये सारी बातें सही हो गई तो वो एग्जाम के लिए तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आउटपुट में क्या मिला, उस बच्चे को एडमिट कार्ड मिला, उसका जिसपे रोल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, ये सब। एक तो हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी। दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अ बैंक हैंडलिंग विड्रॉल्स ऑफ कैश। एक बैंक है जहाँ पे एटीएम के थ्रू कैश, तो अब सबसे पहला चीज एटीएम का पिन नंबर चेक करेगा, उसका अकाउंट टाइप क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, कार्ड नंबर क्या है, एटीएम का लोकेशन क्या है, कितना पैसा निकालना था, कब निकाला गया है, ये सारी। अब इन सब चीज को चेक करेंगे, क्या ये वैलिड पिन वैलिड है, ये देखो इनपुट था ये। अब प्रोसेस में क्या होगा, इसमें चेक करिए क्या ये पिन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। अगर पिन वैलिड है तो कितना पैसा चाहिए, अगर पिन नहीं वैलिड है तो ये सारी बातें। फिर अगला आ जाएगा फिर उसको जब लास्ट में जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो बड़े आसानी से क्या कहते हैं करेंसी नोट दे दिया जाता है। ऐसे ही ट्रेन टिकट का है, ये आप अच्छे पढ़ लीजिएगा। अब ये हो गया, तो अभी तक हमने जो पढ़ा एक क्या कहते हैं कि डेटा प्रोसेस साइकिल, और ये हमने आपको बता दिया कि डेटा स्टेप्स। हाँ, स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, इनपुट की प्रोसेस फिर आउटपुट की डेटा प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स। पेपर में ये सब दिया होगा तो इतना डायग्राम बना करके आना है, ये बातें बता। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या हो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इसमें देखो क्या होता है, इसमें यूज किया जाएगा मीन, मीडियन, मोड। मीन मीडियन मोड। ओके। क्या होता है क्या नहीं समझते हैं। गिवन अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, एक सेट ऑफ डेटा वैल्यू दी हुई है, हमें क्या करना है, इसको प्रोसेस करना है। मान लो कि बहुत सारा डेटा दिया होगा, उसको प्रोसेस करना होगा। डेटा मतलब ऐसे मान लो नंबर ही दे दिए 10, 12, 15, 20, 25, हाँ, 25, 30, ऐसे बहुत सारे डेटा दिए हुए। इसको क्या करना है, हमें प्रोसेस करना है। हाँ, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करेंगे तो एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। दीज आर देयर आर वेरियस टेक्निक्स विच हेल्प अस टू, तो क्या होता है कि हैव प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटा। समराइजेशन मेथड हम कर सकते हैं। हाँ, समराइजेशन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, आप देखो पेपर में पूछा जाएगा कि समराइजेशन मेथड कहाँ पे यूज किया, समराइजेशन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, समराइजेशन मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज यूज्ड ऑन, कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसका आंसर बता देंगे इसमें। कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका आंसर बता देंगे, क्या नाम है, टेबुलर डाटा। कहाँ पे, टेबुलर डाटा। ठीक है, टेबुलर डाटा, ताकि हम क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से उसको समझ सकें। जो एक टेबल में जो डाटा होगा उसको हम समझ सकें बड़े आसानी से, तो हम क्या करते हैं कि टेबुलर डेटा पे समराइजेशन मेथड। ओके, यहाँ तक बात समझ में आए। अब हम देखते हैं कि क्या है कहानी, क्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम क्या यूज करते हैं, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो पूछा जाएगा डिफाइन अ मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इतना बात तो समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डिफाइन अ मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आंसर भी लिखो, अ मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वे। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या होती है, एक वैल्यू होती है, ये ध्यान रखो। ये मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, वैल्यू होती है। अ मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ वैल्यू, क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, दैट गिव्स सम आइडिया अबाउट डेटा, दैट गिव्स
सम आइडिया ऑफ डेटा। डेटा के बारे में कुछ बताने का काम कौन करती है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? तो इसके जो एग्जाम्पल है कौन कौन से हैं? मीन, मीडियन, मोड। क्या है एग्जाम्पल्स इसके लिखे? तो ये ध्यान रख देना, पूछा जाएगा कि ये देख मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कोई प्रोसेस प्रोसेस नहीं होता। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक वैल्यू होती है, जैसे वो मीन हो गया, या मीडियन हो गया, या मोड हो गया, ये कोई भी, ये तीनों ही क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इंस्टीड ऑफ लुकिंग एट ईच, अब जैसे मान लो कि, अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहले तो समझ लो तब से आपकी इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3, 4, 5, हाँ, 10, 12, 15। अब हमें ये एक अलग अलग डेटा दिए हुए हैं, और हमें कुछ चीजें एनालाइज करनी है कि बच्चों के लगभग लगभग क्या चीज, मतलब कि ऐसे एक डेटा दिया हुआ 3, 4, 5। तो मैं क्या करूंगा, इसको मीन निकाल लेता हूँ, मीन। इसका क्या निकाल लिया, मीन। हमें मीन निकालना पता है, सबको सम कर लेते हैं और डिवाइड बाई कितना, कितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। इसको ऐड करो, 3, 4, 7, 5, 12, 12, 10, 22, 22, 12, 34, 34, 15, 39, 49। 49/6। तो इसका कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48 पॉइंट, की कहते हैं कि 6 1 जा 6। तो मतलब लगभग लगभग ये आ गया, यानी कि हमें पता चल गया कि इसका जो मीन है, वो मीन कितना आ गया इसका, 8.16। यानी कि हमें पता चल गया कि ये इसका इसका सेंट्रल टेंडेंसी कितना हो गया, 8.16। तो ये हमें अलग अलग चेक करने से करते हैं, ज्यादातर जब एनालाइज किया जाता है, हम इसको भी देखें, इसको भी देखें, इसको भी देखें, इसको भी देखें, इसको भी देखें। इससे अच्छा, अब जैसे मान लो कि 1 मिनट, इस चीज को, इस सिचुएशन को मैं ऐसे बताता हूँ। मान लो कि मैं कोई पेन बेच रहा हूँ, हाँ, मान लो मैं कोई पेन बेच रहा हूँ। मुझे चेक करना था कि क्या कहते हैं कि कितने पेन, कितना ये लोगों को पसंद आ रहा है पेन, के नहीं आ रहा है। तो मैं एक गांव में गया, वहां पे 3 लोगों को पसंद, एक गांव में गया 3 लोगों को पसंद है, दूसरे गांव में गया वहां 4 लोगों को पसंद है, एक गांव में गया वहां 5 लोगों को पसंद है, एक गांव में गया वहां 10 लोगों को पसंद है, एक गांव में गया जहाँ पे 12 लोगों को पसंद है, एक गांव में गया 15 लोग। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या कहते हैं कि कितना लोगों को मेरा पेन पसंद आया। तो फिर वो कितना पसंद आया, तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब का मीन निकाल देंगे। तो ऑन एन एवरेज ये देखा जाएगा कि 8 लोगों ने, हाँ, 8 लोगों ने मेरे पेन को पसंद किया। ठीक है, ऑन एन एवरेज मैंने देखा कि 8 लोगों ने मेरे पेन को पसंद किया। इसका मतलब ऐसे हम निकाल सकते हैं कि ना तो हमने 3 को बोला, ना तो 15 को। मैंने बोला कि ऑन एन एवरेज, तो मीन ये सेंट्रल टेंडेंसी इसीलिए निकाली जाती है कि हमें ये पता करना होता है कि बीच वाली वैल्यू क्या है, जिससे हम क्या कहते हैं कि सब कुछ बता सकते हैं कि अच्छा इसी के आसपास है सब कुछ बात। ठीक है, तो एक मैंने आपको बता दिया, जस्ट एक एग्जांपल था कि ऐसे हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड, हम क्या होते हैं कि सिंगल सिंगल वैल्यू पे नहीं जा रहे थे, हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल वैल्यू पे ना जा करके हमने एवरेज या मिडल वैल्यू या फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। अब कौन सा मीन सही होगा, या मतलब कि कौन सा मेथड हम अपनाएंगे, मीन अपनाएंगे या मोड अपनाएंगे या मीडियन अपनाएंगे, इस बात, ये किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा पे। हाँ, अगर कैरेक्टरिस्टिक जो होगा उसी हिसाब से। ठीक है, तो अब मीन क्या होता है या एवरेज क्या होता है वो निकालना, क्या निकालना है, मीन या एवरेज। सिंपल है, मीन और एवरेज हम पढ़ लेते हैं। मीन, अब हम हेडिंग डालेंगे मीन। हमें पता है मीन कैसे निकालते हैं। हाँ, तो मीन इज सिंपली, मीन इज सिंपली एवरेज ऑफ न्यूमेरिक, it is the average of numerical values। क्या होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का, क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमें समझ आएगा कि क्या होता है, ये एवरेज होता है। मीन इज आल्सो कॉल्ड एवरेज। सपोज देयर आर डेटा ऑफ
40 स्टूडेंट्स। तो अब देखो इसके लिए मीन का फॉर्मूला ये होता है, हमने 10th में भी पढ़ रखा है। मीन इक्वल टू क्या होता है, x1 उसमें x2 उसमें ऐसे ऐसे चलने दो, लास्ट में लिख दो xn अपॉन में n। इसी चीज को हमने ऐसे भी पढ़ रखा है, सिग्मा xi, हाँ सिग्मा xi अपॉन में n, क्या सिग्मा xi अपॉन n। तो ये मीन का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखो। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मीन का फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये देखो कितना लिखा हुआ, 90, 102, 110, 115। अब देखो इनका सबको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने नंबर्स होंगे उसको डिवाइड कर देना और उसका मीन आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेना है, एग्जांपल जैसे 1, हाँ एग्जांपल में बता देता हूँ, ये नंबर्स हैं समझ लो ऐसे, 10 12 15 16 24, इसको जोड़ना है। देखो इसका मीन निकालना है, इसका मीन हमने निकाला 10, प्लस में 12, प्लस में 15, प्लस में 16, प्लस में 20। ये डेटा था, ये हमारे पास में क्या है, डेटा, इसका मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर्स हैं उनको जोड़ करके 1 2 3 4 5 5। अब इसको जोड़ लो, ये 40 40 15 55 10 65 65 12 77। तो इसको डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15.4, कितना आ जाएगा 15.4। तो यानी कि इसका मीन आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो मेन क्वेश्चन जो आता है पेपर में, मैम ये पक्का पूछेंगी, मीन कब नहीं सुटेबल होता। हाँ, व्हेन इज द मीन, व्हेन इज द मीन इज नॉट सुटेबल। मीन कब सुटेबल नहीं होता, तब हम बताएंगे आंसर में। क्या, मीन तब नहीं सुटेबल होता, मीन इज नॉट सुटेबल चॉइस व्हेन इफ देयर आर, मीन इज नॉट suitable choice if there are, if there are outliers in data। अगर डेटा में आउटलायर्स है, डेटा में क्या है, आउटलायर्स हैं, तो मीन सुटेबल नहीं है। अब ये आउटलायर्स क्या होते हैं, एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स क्या होते हैं आउटलायर्स का। मैं जैसे ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है, एक नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे 1000। अब इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो तो कितना, इसको 10 20 दे देता हूँ, 10 20 30 और ये 1000, एक दे दिया 10 20 30। देखना फिर से सॉल्व करो, क्या मैंने दे रखा है नंबर, 10 20 30 40 और एक दे दिया मैंने 1000 में। तो अब देखो क्या होगा, इसका मीन निकालो, 10 प्लस में 20 प्लस में 30 प्लस में 40 प्लस में 1000। कितने नंबर से, 5 नंबर थे। अब जोड़ लो सबको, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 70 70 300, यानी कि ये हो जाएगा 1100 डिवाइड बाई 5। तो क्या हुआ, इसका जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 220 के आसपास। कितना आ गया, 220। तो अब देखो क्या कहते हैं कि ये जो था ना, ये 1000 जो था ना, इसकी वजह से इतना ज्यादा है, क्योंकि जब ये छोटे छोटे नंबर थे, उसके साथ में एक बहुत बड़ा नंबर आ, हाँ, तो ये क्या हो गया, आउटलायर। ओके, तो ये हो गया आउटलायर, कि मतलब कि सब छोटे छोटे थे, एक बड़ा सा आ गया, वो आउटलायर है। ऐसे ही, क्या हमेशा ऐसा ही होगा क्या? नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सारे नंबर बड़े बड़े हो और एक नंबर ऐसे मैंने छोटा सा दे दिया। तो आपकी आउटलायर कौन सा हो गया, आपकी जो छोटा है वो आउटलायर है। ठीक है, आउटलायर वही चीज होती है जो या तो एक्सट्रीमली स्मॉल होगी या तो एक्सट्रीमली लार्ज होगी। इतना बात समझ में आया था। अब हम डिफाइन भी कर लेते हैं आउटलायर का डेफिनेशन। देखो मैं बता देता हूँ आपको, बुक में क्या लिखा है आउटलायर का डेफिनेशन, एक मिनट।
तो ये है आउटलायर का डेफिनेशन। एंड आउटलायर इज एक्सेप्शनली लार्ज और स्मॉल वैल्यू। तो देखो आउटलायर का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। मान लो कल मैम पूछ ले आउटलायर्स क्या होता है। आउटलायर इज एन exceptionally large और स्मॉल वैल्यू। क्या होता है ये? एक्सेप्शनली लार्ज या स्मॉल वैल्यू, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज ऑफ डेटा। इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज ऑफ डेटा। जब मैं डेटा की अलग अदर वैल्यूज की बात करता हूँ तो वो क्या होता है? एक स्मॉल वैल्यू। ओके। यूजुअली आउटलायर्स आर कंसीडर्ड एरर। ये क्या होते हैं? एरर होते हैं, क्योंकि देखो भाई इसने क्या किया, इसको कुछ इसका देखो क्या किया कि इसकी वजह से इसका क्या कहते हैं कि क्या नाम है, इस हजार की वजह से इसका मीन आ गया 220। नहीं तो अभी तक क्या होता कि मुश्किल से क्या कहते हैं कि 30-40 के बीच में रह जाता, लेकिन इस हजार की वजह से इसका मीन क्या आ गया? तो जब एक्सेप्शनली लार्ज वैल्यू या एक्सेप्शनली स्मॉल वैल्यू आ जाएगी तो उसे ही क्या कहेंगे? एक्सेप्शनली लार्ज आ जाए या एक्सेप्शनली स्मॉल आ जाए तो उसे ही कहते हैं आउटलायर्स। मुझे लग रहा है आपको आउटलायर्स के बारे में जब पूछा जाएगा तो इतना डेफिनेशन लिख करके इतना एग्जांपल लिख देंगे, ठीक है, तो बहुत हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया मुझे लग रहा है आपको, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट भी ये लिख देंगे आउटलायर्स। हाँ, आउटलायर्स आर कंसीडर्ड एज एरर। दूसरा पॉइंट इसमें लिख देंगे आउटलायर्स आर कंसीडर्ड एज एरर बिकॉज दे अफेक्ट the they affect the calculation of they affect the calculation of hmm, based on the data। तो उसको क्या करते हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से हमने ये बता दिया कि इनको एरर माना। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि हमने क्या क्या बता दिया आपको कि क्या कहते हैं कि मीन क्या होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है देखते हैं। मीडियन कब कैलकुलेट करते हैं? मीडियन इज आल्सो कंप्यूटेड फॉर अ सिंगल एट्रीब्यूट वेरिएबल एट अ टाइम। तो देखो अगला आ गया मीडियन। तो मीडियन इज देखो लिख देंगे मीडियन इज कैलकुलेटेड। मीडियन कब कैलकुलेट किया जाएगा? जब सिंगल एट्रीब्यूट होगी। हाँ, फॉर अ सिंगल एट्रीब्यूट, फॉर अ सिंगल वैल्यू, सिंगल एट्रीब्यूट एट अ टाइम। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ मीडियन। यहाँ देखो इसका डेफिनेशन सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है ये मीडियन इज द मिड वैल्यू व्हेन डाटा आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मीडियन इज द मिड वैल्यू व्हेन डेटा आर व्हेन डेटा आर स्टोर्ड या अरेंज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब किसी भी
वैल्यू को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो उसी को क्या बोल देते हैं, ये होगा मीडियन, को उसमें जो मिड वैल्यू होगी वो मीडियन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक डेटा दिया हुआ है, ऐसे देखो डेटा ये मैंने लिखा है 3 4 8 7 12, हाँ 5 9। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अब हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा कौन सा है 3, सबसे छोटा कौन सा है 3 है। ठीक है, तो अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या हो गया 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 12। अब इसमें सबसे बीच में कौन सा है, वही मीडियन होगा, जो सबसे बीचों बीच में होगा। तो देखो 3 इधर भी गायब कर दो, इसको 3 इधर भी कर दो, तो बीच में कौन सा है 7, यानी कि मीडियन क्या हो जाएगा 7। ठीक है, क्या जो बीच में होगा वही होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 8 3 6 12 9 और 15। अब देखो सबसे पहले क्या करूँ, ये डेटा है, इसको मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज, इसमें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लो, असेंडिंग में लिख लिया, हमने लिख लिया 5 3 5 6 9 8 9 12 और 15। अब देखो बीच में कौन सा है, बीच में कौन सा है, 3 इधर गायब कर दो, 3 इधर गायब कर दो। हो सकता है कि और भी ज्यादा हो तो हम दोनों साइड से उतना गायब कर देंगे सेम नंबर, ये हो जाएगा मीडियन। अब चलो ठीक है मीडियन एक, लेकिन अभी एक और एग्जांपल बता देता हूँ तीसरा। मान लो कि ऐसे दिया हुआ है 5 6 9 8, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है और यहाँ पे 15 दे रखा है। अब इसका निकालना है इसका, तो देखो सबसे पहले 5, अच्छा चलो इसको 15 यहाँ नहीं दे करके मैंने यहाँ पे दे 3 ये दे रखा है, 5 यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग में लिख लेते, असेंडिंग, असेंडिंग में लिख लिया 5 6 8 12 13 15। अब देखो ये कितने नंबर से, 6 नंबर है। तो देखो इसमें मिडिल वैल्यू क्या है, अब तुम सोचोगे 3 इधर भी चले गए 3 इधर भी चले गए, मिड वैल्यू तो आया नहीं। नहीं, तो इसमें क्या करना, पहले सुनो, इसमें क्या करते हैं, देखो ऐसे समझ लो कि ये हट गया, एक इधर से हटा दो, 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 एक इधर। अब जब लास्ट में क्या होगा कि लास्ट में 2 बच गए, तो इन दोनों को जोड़ के फिर मीडियन इक्वल टू क्या, जोड़ो 8 प्लस में 12 अपॉन, कितना हो गया 20 अपॉन में 2, यानी कितना आ गया 10, यानी कि हमारा मीडियन आ गया 10। चलो एक क्वेश्चन और करके देखें, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, मीडियन फिर हो जाएगा खत्म। फाइंड द मीडियन ऑफ 2 4 14 10, बस इतने इन चारों का निकालना है। तो देखो हमने लिख दिया 2 4 14 10, तो सबसे पहले असेंडिंग में लिख लो, असेंडिंग में 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 10 लिख लिया, 14 लिख लिया। फिर मैंने बताया था अभी एक इधर से हटा दो, एक इधर से हटा दो। बीच में बच गए कितने, ये 2 नंबर बच गए, जब 2 बच जाए तो छोड़ देना, 2 से ज्यादा नहीं। मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 4 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि मीडियन। अच्छा एक और मैं पूछता हूँ लास्ट, इसका निकालो, 2 6 5 3 5 15 14 10। तो देखो इसको क्या करेंगे, फिर से असेंडिंग में, असेंडिंग में, असेंडिंग में लिखो 2 3, हाँ 2 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 और 2 3 5 6 10 14 15। अब देखो मैंने जैसे बताया एक कैंसिल करो इधर से, एक कैंसिल, एक इधर से भी कैंसिल करो, एक इधर से भी कैंसिल, एक इधर से भी कैंसिल करो, एक इधर से भी, बच गया बीच में एक, बीच में जितना बच गया वही मीडियन है। तो देखो जब यहाँ पे ऑड नंबर होंगे, मीडियन कितना आ गया 6। जब ऑड नंबर, देखो इसमें कितने नंबर 7, तब तुम्हारा यहाँ पे बीच में एक बचेगा। जब यहाँ पे इवन नंबर है तो बीच में 2 बचेगा।
ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इस तरह से हम मीडियन निकाल लेते हैं, ये हो गया मीडियन। मीडियन के बाद में अब देखो मीडियन में और कुछ रह गया क्या? हमने निकाल दिया मीडियन। ठीक है, तो मीडियन व्हेन ऑल द वैल्यूज आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो मीडियन वैल्यू होगा वही क्या होगा, मीडियन होता है। व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ वैल्यू द मीडियन इज वैल्यू ऑफ मिडल पोजीशन इफ द लास्ट इज, हाँ, तो जब क्या कहते हैं कि देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जब मीडियन व्हेन नंबर ऑफ डेटा क्या आता है, नंबर ऑफ डेटा इज ऑड, तो क्या होता है, मिड वैल्यू इज मीडियन। लेकिन जब नंबर ऑफ डेटा इवन होंगे, देन नंबर ऑफ डेटा इज इवन, तो क्या होगा, एवरेज ऑफ मिड वैल्यू। क्या होगा जब नंबर ऑफ डेटा क्या होंगे, इवन होंगे, तो क्या होगा, तो तो एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज इज मीडियन। ओके, तो ये बात ध्यान रख लेना, बस इतना सिंपल है। अच्छा, एवरेज का मतलब अभी मैंने बताया ही था, एग्जांपल जो अभी ऐसे बता रहा हूँ। देखो इसमें कितने हैं, इसमें क्या है, कितने नंबर, चार नंबर है, तो मतलब ये वाला सेकंड वाला पार्ट, ये हटा दो, इन दोनों को जोड़ना पड़ता था, 5 + 6 अपॉन में कितना हो गया, 8, 11 11/5.5। अभी यहीं पे इवन नंबर ऐसे देखो, 1 2 3, इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन ये होगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, यहाँ तक हमारी बातें ये समझ में आ गई, और ये सब अपना कर लेना, ये मैंने बता दिया। अब अगला आता है मोड। मोड तो मोड से आसान कुछ है नहीं। मोड का डेफिनेशन क्या होगा, हाँ, वैल्यू वैल्यू दैट एपियर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, क्या मोड, मोड क्या होता है, वैल्यूज दैट एपियर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन डेटा इज मोड। ठीक है, जैसे 10 12 15 16 10 90 16 12 10। अब मुझे बताओ इसका मोड क्या होगा, मोड होगा 10। मोड कितना होगा 10, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार, 1 2 3 4, बिकॉज इट अकर्स 4 टाइम्स, इतनी बार, ये 4 बार हुआ है, इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा, 10। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो देखो, अ डेटा सेट हैज नो मोड इफ ईच वैल्यू अकर्स ओनली वन। मान लो कि ये कहते हैं कि यहाँ पे इसमें कितने मोड है बताना, 1 2 3 5, इसमें कोई मोड नहीं है, नो मोड, क्योंकि कोई चीज आया ही नहीं, एक भी चीज अपने आप को रिपीट नहीं की, तो इसका मतलब क्या होगा। अब मल्टीपल मोड भी हो सकते हैं, मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 2 3। अब मुझे बताओ इसमें कितने मोड हैं, तो दो मोड है, इसमें दो भी है और तीन भी है, क्योंकि दो भी 2 बार आया है, तीन भी 2 बार आया है। लेकिन जब एक भी बार नहीं आएगा तो कोई मोड नहीं। मोड कैन बी फाउंड एज न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक। देखा, मोड जो हो सकते हैं वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। मोड क्या हो सकते हैं, दो तीन बातें ध्यान रखना, मोड क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और मोड क्या कहते हैं कि, हाँ, मोड कभी भी अगर कोई एक भी बार कोई वैल्यू लिया करती है तो उसको क्या कहते हैं, नो मोड होगा। अगर दो से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं, ये सारी बातें हैं। क्या, दो से ज्यादा मोड हो सकते हैं, मोड न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। मोड का डेफिनेशन लिखवाया कि नहीं लिखवाया, हाँ लिखवा दो, ठीक है। ओके, तो ये बात हमारे समझ में आ गई। अब क्या कहते हैं कि एक टॉपिक बचा रह गया, उसका नाम है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो।